जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 104 भारत में राजनीति प्रक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपकी बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो है पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गैस पेपर वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, आप लोग उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है सर्च कोड के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BPSC 104। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो है गैस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको मिल जाएगा और यहीं पर आपको जो है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, यह समय के साथ कैसे बदली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दलीय व्यवस्था क्या होती है और इसके बाद जो है यह समय के साथ कैसे बदली है। तो भारत में दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम का मतलब है देश में राजनीतिक दलों की भूमिका, उनके आपसी संबंध, चुनाव में भागीदारी और सरकार बनाने की प्रक्रिया। यह व्यवस्था तय करती है कि देश में कौन से दल प्रमुख हैं, वे कैसे काम करते हैं और उनकी विचारधारा क्या है। तो यानी भारत में दलीय व्यवस्था का मतलब क्या है, देश में राजनीतिक दलों की भूमिका, उनके आपसी संबंध, चुनाव में भागीदारी और सरकार बनाने की व्यवस्था। यह व्यवस्था जो है तय करती है कि देश में कौन से दल प्रमुख हैं, वे कैसे काम करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। ये सब काम किसका है, दलीय व्यवस्था का काम है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हैं। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है। भारत में यह व्यवस्था बहुदलीय यानी कि मल्टी पार्टी है, यानी यहाँ एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने का दावा करते हैं। अब देखते हैं भारत की दलीय व्यवस्था में समय के साथ कैसे परिवर्तन हुआ। तो भारत की दलीय व्यवस्था समय के साथ कई बदलावों से गुजरी। इसे आमतौर पर तीन प्रमुख चरणों में बांट सकते हैं। पहली व्यवस्था एक दलीय प्रधान व्यवस्था, जो लगभग 1952 से लेकर 1967 तक देखने को मिलती है। इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा था। पहले तीन आम चुनावों 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। विपक्षी दल तो थे पर वे इतने मजबूत नहीं थे कि कांग्रेस को टक्कर दे सकें। इस समय कांग्रेस केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सरकार बना रही थी, यानी कि एक दलीय प्रधान व्यवस्था थी। यानी कि यहाँ पर अभी सिर्फ क्या था, एक दल का ही वर्चस्व था। क्या था, एक दल का ही वर्चस्व था, जो कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी उस समय 1952 से लेकर 1967 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं तो गठबंधन और विपक्ष का उदय हुआ 1967 में। क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ, गठबंधन और जो है विपक्ष आ गया सामने केंद्र में। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने कुछ राज्यों में गठबंधन सरकार बनाई। 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराकर केंद्र में सरकार बनाई, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इस दौर में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जैसे डीएमके, अकाली दल, शिवसेना। और 1989 में कांग्रेस फिर कमजोर हुई और वीपी सिंह की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। यानी गठबंधन सरकार बन रही थी और विपक्ष का भी उदय हो चुका था। उस समय कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके, इसलिए जो है गठबंधन के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को हराना पड़ता था। इसके बाद गठबंधन युग और बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि 1990 के बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारे दल आ गए और गठबंधन जो है युग चला। तो 1990 के बाद भारत में स्थायी
बहुदलीय व्यवस्था विकसित हुई। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी का प्रभाव बढ़ा। केंद्र में कई गठबंधन सरकारें हुई, जैसे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2014-2019 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, पर क्षेत्रीय दलों का महत्व अभी भी जो है बना हुआ है। यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था थी, लगभग 1952-67 तक चली। इसके बाद गठबंधन और विपक्ष का उदय हुआ 1967-1989 के बीच। और इसके बाद बहुदलीय व्यवस्था जो है 1990 के बाद जो है बहुत सारे जो है दल उसमें, यानी कि पार्टियां आ गई, लगभग जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब क्या हो गई, ये सब जो है बहुदलीय व्यवस्था जो है भारत में आ गई। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की दलीय व्यवस्था समय के साथ बहुत बदली है। जहां शुरुआत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, वहीं अब बीजेपी प्रमुख पार्टी बन चुकी है। साथ ही क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी काफी बड़ी है। ये बदलाव भारत की लोकतांत्रिक ताकत और जनमत विविधता को दर्शाता है। भारत में दलीय व्यवस्था जीवंत, गतिशील और समय के अनुसार बदलती रहने वाली प्रणाली है, जो देश की राजनीतिक समझ को गहराई देती है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन समझ लिया कि भारत की दलीय व्यवस्था क्या है और ये समय के साथ कैसे बदली है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत में पृथक राज्यों की मांग की विवेचना कीजिए, उदाहरण दीजिए। यानी भारत में समय समय पर जो है पृथक राज्यों की मांग होती रही है, क्यों होती रही, उसके क्या कारण थे, उसके बारे में देखेंगे। तो भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, जातियां और धर्म एक साथ रहते हैं। इस विविधता के कारण कई बार कुछ क्षेत्रों में लोगों को यह लगता है कि उनकी भाषा, संस्कृति या विकास की उपेक्षा हो रही है। ऐसे में वे अपने लिए एक पृथक राज्य की मांग करते हैं। आप देखिए, भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और इस विविधता के कारण कई बार कुछ क्षेत्रों में लोगों को लगता है कि उनकी भाषा, संस्कृति या विकास की उपेक्षा हो रही है, यानी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने लिए एक पृथक राज्य की मांग करते हैं। पृथक राज्य मांग करने का मतलब है देश के किसी राज्य या हिस्से से अलग होकर एक नया राज्य बनाना, ताकि वहां के लोगों को बेहतर शासन और विकास मिल सके। अब यहाँ पर देखते हैं पृथक राज्यों की मांग के कारण क्या है। तो सबसे तो है, पहला है भाषाई आधार। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की शुरुआत 1953 में हुई, जब आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग किया गया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कई राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर तय की गई। सबसे पहला कारण था भाषाई आधार। दूसरा था सांस्कृतिक पहचान। तो कुछ क्षेत्रों के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को बचाने के लिए पृथक राज्य की मांग करते हैं। वे मानते हैं कि उनकी पहचान को मौजूदा राज्य में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके बाद विकास की असमानता कारण था। कई बार लोगों को लगता है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे वे अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, ताकि वे अपने संसाधनों का उपयोग खुद कर सकें। इसके बाद प्रशासनिक सुविधा। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि राज्य बहुत बड़ा हो गया है और प्रशासन ठीक से नहीं हो पा रहा है। छोटे राज्य होने से शासन बेहतर और स्थानीय जरूरतों के अनुसार हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ कारण है जिसके कारण जो है अलग राज्यों की मांग होती है। भाषाई आधार, सांस्कृतिक पहचान, विकास की असमानता और प्रशासनिक सुविधा। अब यहाँ पर देखते हैं पृथक राज्य मांग के प्रमुख उदाहरण, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में ये बना है, ठीक है। लोगों का कहना था कि तेलंगाना क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है और वहां के संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद गोरखालैंड, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में रहने वाले नेपाली भाषी लोग गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और विकास के लिए यह मांग कर रहे हैं। उसके बाद बोडोलैंड, तो असम के बोडो जनजातीय समुदाय ने अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए अलग राज्य की मांग की थी। इसके परिणाम स्वरूप 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी। इसके बाद देखते विदर्भ में, तो महाराष्ट्र के पूर्वी भाग के लोग यह कहते हैं कि मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र का ज्यादा विकास हुआ है, जबकि विदर्भ में उपेक्षित रहा है। इसलिए वे पृथक जो है विदर्भ राज्य की मांग करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी कारण क्या है, किसी का संस्कृति का कारण है, कोई अपनी जो है उपेक्षा के कारण जो है अलग राज्य की मांग कर रहा है। ये सब जो है अलग अलग राज्यों की मांग करने के कारण है, उदाहरण के साथ में, ठीक है। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में पृथक राज्यों की मांग लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है,
जब लोगों को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है या उनकी पहचान खतरे में है, तो वे आवाज उठाते हैं। हालांकि हर मांग को गंभीरता से परखना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र का विकास, लोगों की भावना का सम्मान और प्रशासनिक कुशलता, इन्हीं के आधार पर नई राज्यों की मांग पर निर्णय लिया जाना चाहिए। पृथक राज्य तभी सफल हो सकते हैं जब उनका उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि लोगों की भलाई हो। यानी कि अगर हम लोग पृथक राज्य कर रहे हैं तो उसमें हमारी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। तभी वो राज्य है हमारा सफल हो सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले देखा पृथक राज्यों की मांग, और इसके बाद पृथक राज्यों की मांग के कारण क्या थे। इसके बाद हमने उसके उदाहरण के साथ देखा कि क्यों इनके जो है ये अलग अलग राज्यों की मांग कर, जैसे तेलंगाना क्यों कर रहे हैं, गोरखालैंड की मांग क्यों कर रहे हैं, बोडोलैंड की मांग क्यों कर रहे हैं, विदर्भ की मांग क्यों कर रहे हैं, तो उसको हमने उदाहरण के साथ देखा। तो ये सभी जो कारण है जिसके कारण जो है पृथक राज्यों की मांग की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चुनावी राजनीति में जेंडर यानी कि लिंग और आदिवासी पहचानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि चुनावी राजनीति में जेंडर यानी लिंग की क्या भूमिका होती है और आदिवासी लोगों की क्या भूमिका होती है। तो भारत एक विविधता वाला देश है जहां अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग और जनजातीय पहचान वाले लोग रहते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। इसलिए चुनावी राजनीति में जेंडर यानी कि स्त्री, पुरुष और आदिवासी पहचान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीतिक दल इन वर्गों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीतियां बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेंडर यानी कि लिंग की भूमिका, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं की भागीदारी। पहले के समय में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम थी, पर अब ये समय बदल रहा है। महिलाएं अब न केवल वोट दे रही हैं, बल्कि पंचायतों, नगर पालिकाओं और विधानसभाओं में बड़ी संख्या में चुनी जा रही हैं। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, जिससे ग्रामीण राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी है। अब देखते हैं महिला वोट बैंक। तो अब सभी राजनीतिक दल महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं। कई राज्यों में महिला मतदाता पुरुषों से अधिक हो गए हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। दल महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाएं लाते हैं, जैसे लाडली योजना, उज्ज्वला योजना, कन्या शिक्षा योजना। ये सब क्या होता है, ये सब जो है महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, जिससे महिलाएं उनको वोट दे सके। और कुछ राज्यों में तो ऐसा भी हो गया है कि महिलाओं की वोटों की संख्या ज्यादा होगी पुरुषों की अपेक्षा। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, महिलाओं की वोट ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। अब देखते हैं महिलाओं के मुद्दे क्या होते हैं। तो मैं देखिए महिलाओं के सबसे जो मुख्य रूप से जो मुद्दा होता है वो होता है सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान वेतन जैसे मुद्दे जो है महिलाओं से सीधे जुड़े होते हैं। महिला आरक्षण बिल, यानी जिसमें संसद और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात है, पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और 2023 में संसद ने इसे पास किया, लेकिन अभी इसे जो है लागू करना बाकी है। 2023 में पास तो कर दिया है, लेकिन अभी से क्या हुआ है, एग्जीक्यूट यानी कि लागू अभी नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं आदिवासी जनजाति की पहचान लोगों की भूमिका क्या है। जनजातीय संख्या, तो भारत की कुल जनजातीय लगभग संख्या कितनी है, 8.6% है। हिस्सा आदिवासी है। ये समुदाय ज्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं। तो इनकी भूमिका क्या है वो देख लेते हैं। तो संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं। इससे आदिवासी समुदाय के लोगों को राजनीति में भाग लेने और अपनी बात रखने का जो है मौका मिलता है। अब आदिवासी लोगों के मुद्दे क्या है। तो भूमि अधिकार, वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्थापन और सांस्कृतिक पहचान आदिवासियों के मुख्य मुद्दे हैं। कई आदिवासी क्षेत्रों में खनन और विकास के नाम पर लोगों को उनके घरों से हटाया गया, जिससे उनका असंतोष बढ़ा था। अब आदिवासी नेतृत्व और राजनीति, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते हैं। हाल के वर्षों में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आदिवासी राजनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी जनजातीय समूह से आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आदिवासी की जो जनसंख्या क्या है वो, इसके बाद हमने उसकी राजनीतिक भागीदारी देखी, उसके आदिवासी लोगों के मुद्दे क्या है, भूमि अधिकार, वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्थापन, सांस्कृतिक पहचान, ये सब के आदिवासी लोगों के मुद्दे हैं। उसके बाद आदिवासी नेतृत्व और राजनीति, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते हैं। हाल के वर्षों में द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनना आदिवासी राजनीति के लिए एक बड़ी जो है चुनौती है, सॉरी बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद निष्कर्ष देखेंगे।
तो जेंडर और आदिवासी पहचान चुनावी राजनीति में अब अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिलाएं और आदिवासी अब केवल मतदाता नहीं बल्कि वे नेता भी बन रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों को इन वर्गों की समस्याओं और उम्मीदों को समझकर नीतियां बनानी चाहिए। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब हर वर्ग की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। यहाँ पर हमने देखा कि जो है जेंडर यानी कि लिंग और जो है जनजाति लोगों की जो है राजनीतिक भागीदारी क्या होती है, उसका हमको यहाँ पर विश्लेषण करना था, तो हमने देख लिया, पूरा विश्लेषण कर लिया है। अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही अपना आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।